अस्सलाम वालेकुम, माइसेल्फ डॉक्टर अली शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर्स में 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंथेसिस और ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। और लेक्चर नंबर 4 में हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया था। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने मोनोसैकराइड्स तक अपने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। ठीक है, हमने मोनोसैकराइड को डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन हमने देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? 3 में। एक था हमारे पास मोनोसैकराइड, दूसरा होता है हमारे पास ओलिगोसैकराइड और थर्ड होता है हमारे पास पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड मैंने आपको बता दिया था, हमने डिस्कस कर लिया था। मोनो का मतलब होता है वन, सैकराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि सिंगल शुगर या वन शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा? मोनोसैकराइड कहलाएंगे। और अगर हमारे पास दो से लेके 10 तक, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 10 हो, 2 से लेके 10 तक अगर हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो हमारे पास ओलिगोसैकराइड कहलाएंगे। और 10 से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास पॉलीसैकराइड्स कहलाएंगे। ठीक है, मोनोसैकराइड्स हमने डिस्कस कर लिया था। मोनोसैकराइड्स की हमने क्लासिफिकेशंस देखी थी, फिर हमने नंबर ऑफ कार्बन्स की बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया था, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम ओलिगोसैकराइड्स को पढ़ेंगे कि ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास 2 से लेकर 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम हमारे पास क्या कहलाएंगे? ओलिगोसैकराइड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, ठीक है, 10 तक हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम उनको कहते हैं डाइसैकराइड। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। अगर हमारे पास 2 शुगर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएंगे? डाइसैकराइड्स कहलाएंगे। और अगर 2 से ज्यादा होंगे, यानी कि 10 तक, 3 से लेके 10 तक, ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, अगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो हमारे पास डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं। ये वाली बात हमारी लास्ट बुक्स में लिखी हुई थी, ठीक है, इसमें नहीं लिखी हुई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओलिगोसैकराइड्स हमारे पास 2 से लेके 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो ओलिगोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं, ओलिगोसैकराइड्स कहलाते हैं। अगर 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उनको डाइसैकराइड्स का नाम दे देंगे। और अगर 3 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 to 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम उनको डेक्स्ट्रिन कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट है कैन हाइड्रोलाइज। ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। मैंने आपको हाइड्रोलाइज का क्या बताया था कि हमारे पास कोई भी पॉलीमर या कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, छोटे छोटे मोनोमर्स में, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? हमारे पास हाइड्रोलाइज कहलाती है। कि किसी पॉलीमर को ब्रेक डाउन करना इनटू इट्स मोनोमर, या एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, समझे पूरा। ठीक है, हमने क्या करा? वाटर की प्रेजेंस में क्या किया? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर दिया मोनोमर्स में, छोटे छोटे, देखें ये मोनोमर्स है इनमें, या बोलो छोटे छोटे मोनोसैकराइड्स में। हमारे पास एक बड़ा ओलिगोसैकराइड था, ठीक है, जो कि हमारे पास मोनोमर से मिलके बना है। ठीक है, अब हमने इसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तो हम वाटर की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो वापसी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? छोटे छोटे मोनोसैकराइड्स में। ठीक है, तो ये मोनोसैकराइड्स में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया वाटर की प्रेजेंस में, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलाइज। की ये हमारे पास हाइड्रोलाइज हो सकता है। ठीक है, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंगल में। ठीक है, हमारे पास अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये हमारे पास लेस स्वीट होता है इन टेस्ट में, और हमारे पास लेस सॉल्युबल है इन वाटर, यानी कि वाटर में हमारे लेस सॉल्युबल है, यानी कि जैसे हमारे पास मोनोसैकराइड था वो अच्छे सॉल्युबल हो रहा था, ये कम सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, अच्छा मोस्ट कॉमन इसमें ओलिगोसैकराइड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास शुगर होती है वो डाइसैकराइड्स होती हैं। ठीक है,
कौन सी होती हैं? डाइसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड्स में अच्छा कौन कौन सी आती हैं? डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल में अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास सक्रोज आ जाएगी, लैक्टोज आ जाएगी और माल्टोज वगैरह आती है। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। दूसरा भी ग्लूकोज, तो ये दो हो गए। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक क्या बना देंगे? डाइसेक्राइड बना देंगे। एक डाइसेक्राइड बना देंगे, जैसे कि हमारे पास है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज बना दिया इन्होंने। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। इसी तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर कंबाइन होंगे, फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी क्या है? हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज भी क्या है? हमारे पास मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज हमने मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे क्लासिफाई किया था। हेक्सोज शुगर होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर हमारे पास कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये हमारे पास बनाएंगे सक्रोज शुगर। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होंगे, हमारे पास गैलेक्टोज भी आपने पढ़ा था, हमारे पास क्या है? शुगर है। ठीक है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ये भी हमारे पास हेक्सोज शुगर में आती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे पास अगर कंबाइन होंगे तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे? ये हमारे पास लैक्टोज बना देंगे। अब अगर हम देखें तो माल्टोज हमें कहाँ मिलती है? हमें माल्ट में मिलेगी। सक्रोज हमें केन शुगर है, हमें केन में मिलती है। लैक्टोज हमें ज्यादातर मिल्क में मिलती है क्योंकि ये हमारे पास मिल्क शुगर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं हम बॉन्ड की, कि हमारे पास दो शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो इन दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड होता है जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज या हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज, या ग्लूकोज और ग्लूकोज जो आपस में कंबाइन है, ये किसी बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए में, बाइंड हुए में एक दूसरे से, एक फोर्स है जो एक दूसरे के साथ बाइंड करी हुई है। तो वो फोर्स कौन सी है? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों मॉलिक्यूल्स को शुगर के क्या करता है? कंबाइन करता है। एक फोर्स है जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है और उनको क्या रखती है? कंबाइन रखती है। वो कौन से बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ तक ये बात याद रखिएगा। बुक में हमारे एक बात और लिखी हुई है, ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के बारे में, कि ग्लाइकोसाइड क्या है? हमारे पास रिंग शुगर है। ठीक है, क्या है ग्लाइकोसाइड? रिंग शुगर है। 5 और 6 कार्बन, यानी कि 5 और 6 कार्बन के हमारे पास क्या होगा? रिंग स्ट्रक्चर होगा, रिंग शुगर होगी। देखें ये रिंग बना हुआ है ना, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्बन का ये हमारे पास क्या है? रिंग है। 6 कार्बन की क्या है? ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड शुगर है। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग शुगर है। ठीक है, इसी तरह 5 कार्बन की भी रिंग शुगर हमारे पास हो सकती है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ओलिगोसेक्राइड में ही, जो मैंने बताया आपको कि डाइसेक्राइड क्या है? मोस्ट कॉमन है, जिसमें हमने अभी बात की क्या कौन कौन सी आती हैं? सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज मोस्ट कॉमन है। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड। मैंने आपको बताया है कि ओलिगोसेक्राइड हमारे पास क्या है? डाइसेक्राइड हमारे पास क्या है? मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो हम डाइसेक्राइड की बात करें तो डाइसेक्राइड में हमारे पास दो होती हैं। एक होती है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, एक होती है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, हम ये देख लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास ऐसी शुगर के मॉलिक्यूल, ऐसी शुगर्स होती हैं कि शुगर का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो? रिड्यूस हो जाए। दूसरे हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट, किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करे, किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दे? दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे और ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या बताया मैंने? शुगर का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या कर दे? दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे और ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग। नाम से ही पता चल रहा है, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगी? शुगर रिड्यूस कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी। ठीक है,
जबकि हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, डोंट रिड्यूस, यानी कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस नहीं करती। दूसरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस नहीं करते, तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, अनएबल टू ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते। वो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दें और ऑक्सीडाइज हो जाएं, वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। और जो रिड्यूस ना करें, नॉन नॉन से पता चल रहा है नहीं होगा, ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, नॉन रिड्यूसिंग कहलाएंगी। अब रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास ये क्यों रिड्यूस होते करते हैं, क्योंकि इसके पास हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। इन रिड्यूसिंग शुगर्स के पास ये रिड्यूस हो जाती हैं और ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देती हैं और ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास हमारे पास ये रिड्यूस क्यों नहीं करती हैं और ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स नहीं होते। यहाँ तक समझ आ गया। रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल क्या करे, रिड्यूस कर दे और ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, हमारे पास के शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के साथ दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और क्योंकि इनके पास हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते। हमने बात की थी शुगर के उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स भी होते हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास उनके पास एल्डिहाइड और फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब बात करें अगर हम एग्जाम्पल्स की, तो रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास माल्टोज आती है और लैक्टोज आती है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास सक्रोज आती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो हमारे पास प्लांट्स में फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, सक्रोज की फॉर्म में होता है। क्यों, हमने पढ़ा था प्लांट्स में लीव्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ये आप सबको पता है। तो वहां से फूड जो बाकी जगहों पे जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो सक्रोज शुगर की फॉर्म, सक्रोज क्या है, शुगर है ना, तो सक्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों होता है सक्रोज की फॉर्म में, क्योंकि सक्रोज शुगर जो होती है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस वजह से ही सक्रोज की फॉर्म में होता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये क्या होगी, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, उनको रिड्यूस नहीं करेगी, रिड्यूस नहीं होगी, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, रिड्यूस नहीं होगी, एनर्जी क्या रहेगी, हमारे पास स्टोर रहेगी, इसलिए फूड जो है सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्योंकि सक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, प्लांट्स में फूड सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, क्योंकि सक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और हमारे पास जो ये रिएक्ट नहीं करती दूसरे सब्सटेंस के साथ, और एनर्जी क्या रहती है, हमारे पास स्टोर रहती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में ही उसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसमें पॉलीसेक्राइड्स की तरफ। पॉली का वर्ड आपको पता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि मैनी बहुत सारे शुगर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स कहलाएंगे। 10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम उनको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अच्छा, पॉलीसेक्राइड्स क्या है, हमारे पास लार्ज कंपाउंड है, पॉली का मतलब ही मैनी है, यानी कि बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड बनाएंगे और एक लार्ज कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन 10 शुगर के यूनिट्स, कितने कम से कम 100 और 1000, मतलब 100 और 1000 शुगर के मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन होती है, कंडेंस होते हैं, तो हमारे पास क्या बनाते हैं, यह पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। 100 से 1000 तक हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बना रहे होते हैं, ठीक है।
पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। 100 और 1000 कम से कम 100 और 1000 हमारे पास कंडेंसेशन होगी शुगर के मॉलिक्यूल्स की, तो ये क्या बना देंगे, पॉलीसेक्राइड बना देंगे, एक लार्ज कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन आती है। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च और ग्लाइकोजन को देख लेते हैं। स्टार्च क्या है, हमारे पास पॉलीमर है और ग्लूकोज का, यानी कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड शुगर है ना स्टार्च, तो ये किससे मिलके बनी है, आपको पता है मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं। मोनोसेक्राइड क्या सिंगल यूनिट है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड क्या करेंगे मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास स्टार्च बना देंगे। तो ग्लूकोज भी क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्च क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, यानी कि बहुत सारी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ग्लाइकोजन भी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन बना देंगे। ठीक है, अच्छा स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म है, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टार्च क्या होता है, स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन भी क्या हो, कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास स्टोर होता है। स्टार्च हमारे पास कहाँ स्टोर होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर जब हमने कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बताया था स्टार्च हमारे पास प्लांट में प्रेजेंट होगा। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, जबकि एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। प्लांट्स में ये हमारे पर ज्यादातर हमारे पास रूट्स में स्टोर होता है। ठीक है, और एनिमल्स में हमारे पास लीवर्स में, मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, ज्यादातर समझ आ गया यहाँ तक कि हमारे पास फूड अगर स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, बॉडी में हमारे पास क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि हमारे पास स्टोर होते हैं। लेकिन स्टार्च जो है हमारे पास वो प्लांट में स्टोर होता है, शुगर। ठीक है ना, और ग्लाइकोजन हमारे पास एनिमल में स्टोर होता है। स्टार प्लांट्स में रूट में स्टोर होता है, जब चाहिए होता है, जरूरत होती है तो फिर वो कन्वर्ट होकर हमारे को बॉडी में एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोजन हमारे पास लिवर्स में और मसल्स में स्टोर होता है। यहाँ तक समझ आ गए एनिमल्स में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है हमारे पास कि स्टार्च जब हमारे पास आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, हम सैंपल में स्टार्च लें और उसमें आयोडीन डाल दें तो वो ब्लू कलर देता है। ठीक है, और अगर हम सैंपल में ग्लाइकोजन हो और उसमें आयोडीन डालें तो वो रेड कलर देता है। कभी टेस्ट करना हो, कभी भी अगर हम टेस्ट करते हैं, अगर हमारे पास आयोडीन डालने में रेड कलर आ जाए तो हमारे पास वो ग्लाइकोजन होता है, और अगर स्टार आयोडीन डालने पे शुगर का मॉलिक्यूल डालें और अब आयोडीन डालें और हमारे पास ब्लू कलर आ जाए तो वो हमारे पास स्टार्च होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब स्टार्च के हम देखें, अच्छा तो इन स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच इन स्ट्रेट चेन और ब्रांचेस। हमारे पास स्टार्च में हमारे पास ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने बताया था पॉलीमर है ग्लूकोज का, इनके बहुत सारे ग्लूकोज मिलके हमारे पास स्टार्च बनाएंगे। तो स्टार्च में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रांच में भी अटैच होते हैं और चेन में भी अटैच होते हैं। ठीक है, ब्रांच में अगर वो चेन में अटैच होंगे तो हम उनको अमाइलोज कहेंगे, और अगर वो ब्रांच में अटैच होंगे तो हम उसको अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रांच में चेन में अरेंज होंगे तो हम उनको अमाइलोज कहेंगे, अगर वो ब्रांच में अरेंज होंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तो हम उनको अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। अच्छा, जो हमारे पास अमाइलोज होते हैं, जो हमारे पास चेन में अरेंज होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, यानी कि वाटर में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जबकि हम अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो नॉन सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ये हमारे पास ना ही हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना ही कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जबकि हमारे पास अगर हम चेन स्ट्रक्चर है, हमारे पास अमाइलोज जो है वो हमारे पास हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ब्रांच स्ट्रक्चर जो होते हैं अमाइलोपेक्टिन वो हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। यहाँ तक हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं सेल्यूलोज और काइटिन की तरफ। सबसे पहले हम सेल्यूलोज देख लेते हैं। सेल्यूलोज क्या है, हमारे पास पॉलीमर है और ग्लूकोज। ये पता है आपको कि सेल्यूलोज क्या है, हमारे पास ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स मिलके, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे को क्या बना देंगे है, सेल्यूलोज बना देंगे। ठीक है, पॉलीमर मतलब मेनी, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता।
इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी है ये, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। In cellulose, the glucose units are joined in straight chain and no branch chain present in it. सेल्यूलोज में हमारे पास जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट चेन में होते हैं, यानी कि ग्लूकोज मिलके हमारे पास सेल्यूलोज बना रहा है ना बहुत सारे। तो जो ग्लूकोज हैं वो हमारे पास स्ट्रेट चेन में कंबाइन होते हैं, ब्रांचेस में नहीं होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम देखें ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में कंबाइन हुए। अच्छा, ये इसी तरह हमारे पास और भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने स्ट्रेट चेन में कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बना दिया, एक माइक्रोफिब्रिल बना दिया। माइक्रोफिब्रिल ने हमारे पास क्या किया, कंबाइन होके बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स हमारे पास कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना दिए, सेल्यूलोज फाइबर्स बना दिए, ठीक है। और ये फाइबर्स ने हमारे पास क्या बना दी, प्लांट की सेल वॉल बना दी। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में नहीं है, तो ये कहाँ होंगे, प्लांट्स में होंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रेट चेन में हमारे पास सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेट चेन मिलके हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स बनाती हैं और बहुत सारे हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स बनके हमारे पास फाइबर बनाती है जो कि हमारे पास प्लांट की सेल वॉल बनाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। सेल्यूलोज का काम क्या है, प्लांट की सेल वॉल बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन। अगर हम सैंपल में सेल्यूलोज डालें और आयोडीन डालें तो हमारे पास कोई कलर नहीं आएगा, कोई कलर नहीं आएगा, कलर हमारे पास नहीं देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। स्टार्च हमें कौन सा, ब्लू कलर देगा और हमारे पास ग्लाइकोजिन हमें रेड कलर दे रहा है, और सेल्यूलोज अगर हम आयोडीन के साथ डालेंगे तो वो हमारा कोई कलर नहीं देगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं काइटिन की। काइटिन क्या है, पॉलीमर है हमारे पास ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का। क्या है मतलब, हमारे पास बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, काइटिन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एसिटाइल यानी कि नाइट्रोजन भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से हमारे पास बॉन्ड ज्यादा होगा, इंक्रीज हो गए हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इंक्रीज हो गए, बॉन्ड ज्यादा हो गए, क्योंकि पहले हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड्स थे। अब हमारे पास नाइट्रोजन भी है तो हमारे पास बॉन्ड ज्यादा हो गए। बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसका जो हमारे पास पॉलीमर होता है या हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। गिव मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब हम बात करें तो स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेल्यूलोज। हमारे पास काइटिन का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा हमारे पास सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, काइटिन का रोल क्या है, हमारे पास एक्सोस्केलेटन भी बनाता है। कैसे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एक कंपाउंड है CaCO3। जब ये काइटिन हमारे पास इसके साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन को, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन को डिस्कस कर लिया। अच्छा, बुक में हमारे पास एक और चीज दी हुई है, स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें से हमारे पास रीजनिंग्स आती हैं, तो यहाँ इसको नोट कर लें कि ये हमारे पास रीजनिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करें, आइसोमर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मैंने आपको बताया था आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो वही बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम होगा, बट मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट होगा। कैसे, देख लेते हैं। ये अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास CH3 लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ भी हमारे पास CH3 लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इधर भी हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन जैसे इधर था, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी CH3 है, पर इधर हमारे पास ऊपर क्या लगा था, CH3 लगा था और नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन के। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है और नीचे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर CH3 था, यहाँ पे CH3 क्या हो गया, नीचे आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया,
तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है कि हमारे पास दो कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, दो ही हमारे पास हाइड्रोजन है और CH3 भी हमारे पास दो ही है, इधर भी सेम ही है, ठीक है, दो CH3 है, दो ही हाइड्रोजन है और दोनों कार्बन के भी डबल बॉन्ड है। लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट क्या हो गई, अलग हो गई। CH3 यहाँ पे ऊपर लगा हुआ था और यहाँ पे क्या है, नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आइसोमर्स की बात समझ आ गई। अच्छा, ये डायग्राम हमें दी हुई है बुक में। हमारे पास क्या किया हुआ है, देखे, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इन सबके साथ, कार्बोहाइड्रेट्स ही है ये हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कैसे पता चला, कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, तो मैंने बताया था क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास क्या लगा हुआ है, हमारे पास कार्बन के साथ पॉलीऑक्साइड, ठीक है ना, पॉलीऑक्साइड यानी कि बहुत सारे कार्बन के साथ क्या लेंगे, OH लिखेंगे, पॉलीऑक्साइड के साथ क्या लगा हुआ है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे भी। अच्छा, अब हमने क्या देखना होता है इसमें स्टीरियोआइसोमर्स की अगर हम बात करें, हम ये देखेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन ये है, इसमें कोई सच इसकी कोई रीजनिंग ऐसी नहीं है कि क्यों हम ये देख रहे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट वाला कार्बन देखते हैं हम, ठीक है, इसकी रीजनिंग है, लेकिन अगर हम यहाँ हमने डिस्कस नहीं करनी है क्योंकि फिर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी और अभी वो इतना आपके सिलेबस तक जहाँ तक है हम वहां तक बात करेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन को हम देखते हैं CH2OH का, अपोजिट कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे हम देखते हैं कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है। तो इसमें हमारे पास OH ग्रुप जो ऑक्साइल ग्रुप है वो राइट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। जबकि हम इसकी बात करें तो फंक्शनल ग्रुप का अपोजिट कार्बन का फर्स्ट अपोजिट कार्बन है हमारे पास CH2OH, उसका फर्स्ट कार्बन फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास उस पे कौन सा ग्रुप अटैच है, तो उस पे हमारे पास जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, लेफ्ट साइड पे अटैच है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन के फर्स्ट कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप इसमें कहाँ है, राइट साइड पे है। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन पर के फर्स्ट कार्बन पर हमारे पास जो OH ग्रुप है लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट साइड पे है, तो इसलिए हमने इसको राइट हैंडेड शुगर कह दिया और डी ग्लूकोज भी कहते हैं। जबकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको लेफ्ट हैंडेड शुगर और L ग्लूकोज भी कहते हैं। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अच्छा, हाँ, हम बात करें कि राइट हैंडेड शुगर और लेफ्ट हैंडेड शुगर की, तो हमारी बॉडी में जो हमारे पास शुगर प्रेजेंट होती है मोस्टली वो हमारे पास कौन सी होती है, राइट हैंडेड शुगर होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और आल्सो राइट हैंडेड, हमारे पास हमारी बॉडी में जो शुगर प्रेजेंट है वो राइट हैंडेड प्रेजेंट है और एंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो भी क्या है, हमारे पास राइट हैंडेड एंजाइम्स है। इसीलिए राइट हैंडेड एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे पास मेटाबोलाइज करते हैं राइट हैंडेड शुगर्स को ओनली, यानी कि हमारी बॉडी में राइट हैंडेड शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास और एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में कौन से है, राइट हैंडेड ही है। तो एंजाइम जो हमारे पास मेटाबोलाइज करेंगे, राइट हैंडेड एंजाइम्स हमारे पास राइट हैंडेड शुगर को ही मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। जबकि हम लेफ्ट हैंडेड शुगर की बात करें और आर्टिफिशियल शुगर भी कहते हैं हम इनको, ये हमारे पास आर्टिफिशियल शुगर जो होती है वो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर कहलाती है। ये हमारे पास किससे मेटाबोलाइज होती है, लेफ्ट हैंडेड एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइज भी नहीं होगी। अगर हम लेफ्ट हैंडेड शुगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर होती है जो कि हम लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि राइट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और वो मेटाबोलाइज भी हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में राइट हैंडेड एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारे पास आर्टिफिशियल शुगर है, वो मेटाबोलाइज नहीं होती हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। लेफ्ट हैंडेड शुगर लेफ्ट हैंडेड एंजाइम से ही मेटाबोलाइज होगी और हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में क्या होगी, मेटाबोलाइज भी नहीं होगी। लेफ्ट हैंडेड शुगर डू नॉट मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट, हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। यानी कि अगर हम राइट हैंडेड शुगर
शुगर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, क्योंकि उनके एंजाइम्स हमारी बॉडी में राइट हैंडेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास राइट हैंडेड शुगर को ही मेटाबोलाइज करते हैं। जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर की बात करें तो वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती, क्योंकि उनके जो लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं जो उनको स्पेसिफिक लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स ही मेटाबोलाइज करते हैं, और हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये शुगर हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती और क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यही वजह है कि जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर लेते हैं, हम उनको क्या देते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर देते हैं विच आर यूज बाय डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर को यूज करते हैं, ठीक है। दिस शुगर हैव सेम मास सेम स्वीट बट हैव 0 कैलोरीज। हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल शुगर दे देते हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये हमारी इसमें टेस्ट भी सेम होता है, जैसा राइट हैंडेड का टेस्ट होता है ना वैसे ही इसका टेस्ट होता है, और इसका मास भी बिल्कुल वैसी होती है, ठीक है ना। टेस्ट भी वैसा ही होगा, मास भी वैसा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर है, हम डायबिटिक पेशेंट को इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं होती। कैलोरीज नहीं है तो हम इजीली डायबिटिक पेशेंट को, आपको पता है डायबिटिक पेशेंट में शुगर का इशू आता है, हम उनको शुगर नहीं दे सकते क्योंकि शुगर उनकी हाई हो जाती है एकदम से, तो हम उनको क्या देते हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर दे रहे होते हैं। जो हमारे पास बाजों का शुगर आती हैं जो हम डायबिटिक पेशेंट को दे रहे होते हैं, वो जो शुगर होती है जिससे उनको टेस्ट मिल रहा होता है मीठा, वो हमारे पास कौन सी होती है, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होती हैं। तो वो हमारे पास बॉडी में क्या होती है, हम उनको दे देते हैं तो वो बॉडी में हमारे पास मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, उनको शुगर का टेस्ट मिल जाता है और उसकी कोई कैलोरीज 0 कैलोरीज है। लेफ्ट हैंडेड शुगर का हमारे पास टेस्ट तो उसको स्वीट होता है पर उनमें कैलोरीज नहीं होती, तो हम इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट को दे देते हैं। डायबिटिक पेशेंट को तो हमारे पास क्या होता है, उनको टेस्ट भी मिल जाता है, उनकी कैलोरीज नहीं होती, तो हाँ उनको कोई उसका नुकसान नहीं होता और हमारी बॉडी में वो मेटाबोलाइज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर की एंजाइम्स हैं ये बॉडी में, और वो क्या हो जाती हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अगर इस लेक्चर में फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन